हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी का चैनल। फ्रेंड्स, हमने साइंस टेक की क्लास चालू की थी और हमारी शायद आज 5वीं 6वीं क्लास है। हम लगातार अपनी क्लास कर रहे हैं। हमने अभी तक देखा कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए सेटेलाइट देखी, सेटेलाइट पहुंचने के बाद हमने उपग्रह देखे, उपग्रह के बाद देखा कि हमने उनमें कौन कौन से सेटेलाइटों में इंजनों का प्रयोग होता है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उन क्लासों को जरूर देखें और प्लीज़ यार फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार दोस्तों को शेयर करो यार हमारे बीच। चलो मैं आपको बताता हूँ आगे। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से अभी तक देखिए हमने ये देखा कि सेटेलाइट कौन सी होती हैं, उपग्रह। आज हम देखेंगे हर ऑर्बिट में कौन कौन से उपग्रह का उपयोग किया जाता है। जैसे लियो भू प्रक्षेपण उपग्रह, मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना, उसमें IRS, EOS, अर्थ ऑर्बिटर सैटेलाइट, संचार वैकल्पिक कॉमसेट, इनसेट, जीसेट, नौवहन नेविगेशन उपग्रह के लिए IRNS, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने IRNS का नाम नाविक किया था। गगन क्या होता है, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे भू प्रक्षेपण उपग्रह, पृथ्वी का अध्ययन करने वाले उपग्रह। तो उसके लिए मैं आपको, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, भू प्रक्षेपण उपग्रह क्या होता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है। सूर्य विभिन्न प्रकार के विकिरण उत्सर्जित करता है। कैसे, ये देखिए यार, सब दिखाऊंगा कैसे उत्सर्जित करते हैं। देखो, ये सूर्य है, ये रेडिएशन छोड़ता है। जो ये रेडिएशन छोड़ता है उसको इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोला जाता है। जैसे कौन कौन से, उदाहरण के लिए विजुअल लाइट, जैसे दस विकिरण और रक्त का इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब छोड़ता है। चूँकि अधिकतर अल्ट्रावायलेट विकिरण ओजोन परत द्वारा कर लीजिए। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल पाई जाती है, जो हमारे त्वचा कैंसर को और ओजोन क्षरण, इसी वजह से ओजोन क्षरण को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हमारे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ये सब इन्वायरमेंट का टॉपिक है, वो मैं नहीं बता रहा। फिर अतः पृथ्वी पर अधिक मात्रा में दृश्य और रक्त विकिरण ही प्राप्त होती है। इन्हीं फ्रेंड, इसी रेडिएशन की वजह से, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से ही हम नाइट में फोटोग्राफी कर पाते हैं। क्योंकि जो सूर्य रेडिएशन छोड़ता है पृथ्वी पर पहुंचने के बाद, वो जो पृथ्वी रिटर्न भी करती है तो इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ती है। अभी आपको आगे बताता हूँ कैसे। ठीक है। फिर पृथ्वी की सतह से कुछ रेडिएशन सीधे टकरा कर ऊपर की आ जाती है। कैसे, ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो, ये छोड़ रही हैं, ये छोड़ रही हैं, ये छोड़ रही हैं, और ये ऐसे, ये रेडिएशन छोड़ रही हैं। तो क्या होता है फ्रेंड, कुछ तो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती हैं यहाँ से। ये वायुमंडल है, मैंने वायुमंडल बताया है। ये एटमॉस्फेयर जैसे वायुमंडल, इनको कुछ तो पार कर जाती हैं, पर कुछ किरणें नहीं कर पाती, एटमॉस्फेयर में फंस जाती हैं और रिटर्न आती हैं। और इन्हीं रिटर्न आने की वजह से ही हम फोटोग्राफी कर पाते हैं। देखिए, मैंने लिखा भी होगा। पृथ्वी की सतह को टका के सीधे टका ऊपर वो आ जाती हैं, जाते हैं, जबकि कुछ को पृथ्वी की सतह अवशोषित कर लेती है तथा बाद में इन्हें अपेक्षाकृत अधिक वेवलेंथ वाले रेडिएशन की रूप में ट्रांसमिट करती है। ठीक है। इन्हीं परावर्तित तथा ट्रांसमिट रेडिएशन का उपयोग करके सुदूर, मतलब सुदूर संवेदन उपग्रह रिमोट सेंसिंग हेतु करते हैं। मतलब सुदूर दूर से रिमोट सेंसिंग करना, जब भी ये आ जाए तो मतलब है कि फोटोग्राफी करना। इसके अलावा कुछ उपग्रह स्वयं विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं तथा जब वे पृथ्वी से टकराकर परिवर्तित होते हैं तो इन परिवर्तित विकिरण का उपयोग वे रिमोट सेंसिंग हेतु करते हैं। रिमोट सेंसिंग उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्ष लियो में स्थापित किया जाता है। रिमोट सेंसिंग के दो भाग बांटा जाता है। मैंने बताया ना कि कुछ तो क्या, अब ये दो भाग क्या होते हैं, यही चीज़ मैंने लिखी है आगे, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिमोट सेंसिंग दो तरह से होती है। जब सूर्य का प्रकाश के द्वारा ही उपग्रह उसकी फोटोग्राफी, जैसे मैंने आपको बताया सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, उसमें ऑर्बिट में सेटेलाइट इसीलिए भेजे जाते हैं कि जहाँ जहाँ सूर्य जाए उस सूर्य की ही लाइट से उपग्रह फोटोग्राफी कर ले, खुद के कैमरे का प्रयोग ना करे। और जब उसमें ऊपर यही लिखा था कि जब उपग्रह खुद के कैमरे का प्रयोग करे तो
उसकी मदद से फोटोग्राफी, उसके पार्श्व बोलते हैं निष्क्रिय फोटो, मतलब खुद के कैमरे का यूज करना। और जो ये करता है, ये कैसे करता है, नाइट में जो फोटोग्राफी करती है ये इंफ्रारेड रंग की मदद से ही की जाती है। ठीक है, तो मैंने देखिए दो भाग कौन कौन से, एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, एक होता है पैसिव। अब ये क्या होता है, मैं लिखा भी देखो एक्टिव पैसिव क्या होता है, यही मैंने यहाँ चित्र में भी दिखा दिया। एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग वो होती है जब सूर्य का प्रकाश की मदद से सेटेलाइट उसकी उस जगह की फोटोग्राफी करे, खुद के कैमरे का यूज ना करे, उसे बोलते हैं एक्टिव। एक्टिव मतलब सक्रिय रिमोट सेंसिंग। पॉजिटिव क्या होती है, जब उपग्रह सूर्य की खुद के कैमरे का, खुद की अपनी लाइट का यूज करे, तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं। यार सीधा सा उदाहरण बताऊँ, तुम्हारे मोबाइल का कैमरा भाई, जब आप अपने मोबाइल से बिना फ्लैश के फोटोग्राफी करो, उसे एक्टिव बोलते हैं। और जब अपने आप मोबाइल के फ्लैश का यूज करो, उसकी मदद से फोटोग्राफी करो, तो उसे पैसिव बोलते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैंने देखो लिखी भी है। रिमोट सक्रिय रिमोट सेंसिंग क्या होती है, इस प्रकार की रिमोट सेंसिंग होती है प्रयुक्त अधिकतर उपग्रह माइक्रोवेव ट्रांसमिट करते हैं तथा पृथ्वी की सतह से परिवर्तित माइक्रोवेव का उपयोग करके, माइक्रोवेव किरणें होती हैं स्पेक्ट्रम लाइट में, पूरी आपको लाइटों का मैं बताऊंगा कौन कौन सी होती हैं, रेडिएशन निकलता है, कौन कौन सी लाइटों का हम यूज करते हैं, कौन कौन सी किरणों का, वो सब आपको स्पेक्ट्रम लाइट में बताऊंगा। रिमोट सेंसिंग होती करते हैं, माइक्रोवेव बादलों के आर पार भी आसानी से जा सकती हैं, अतः ये खराब मौसम में भी आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। इस प्रकार ज़्यादातर उपग्रहों में इस कार्य के लिए सिंथेटिक एपर्चर, और अब ये क्या मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एक तरह का कैमरा जो इजराइल से लिया गया है, लगा होता है। ऐसे भारतीय उपग्रह कौन कौन से, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेटर सैटेलाइट, आर सेट 2 इत्यादि। अब देखिए निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग क्या होती है, पॉजिटिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है, मैंने वही बताया, जब खुद का मोबाइल कैमरा यूज करे। इस प्रकार की रिमोट सेंसिंग हेतु प्रयुक्त उपग्रह पृथ्वी की सतह से परिवर्तित तथा ट्रांसमिट दृश्य तथा अवरक्त रेडिएशन का प्रयोग रिमोट सेंसिंग के लिए करते हैं। मतलब मैंने बताया जो सक्रिय में होता है वो माइक्रोवेव किरणें होती हैं, उनका यूज किया जाता है, पर पार्श्व में दृश्य और इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह का मानचित्रण करने हेतु संसाधनों के मैनेजमेंट हेतु प्रयुक्त अधिकतर उपग्रह 10 प्रकाश का प्रयोग करते हैं, जबकि मौसम संबंधी अध्ययन, समझो इस लाइन को, पृथ्वी की सतह का मानचित्रण मतलब फोटोग्राफी कर मानचित्रण करने हेतु संसाधनों के मैनेजमेंट हेतु प्रयुक्त अधिकतर उपग्रह 10 प्रकाश का प्रयोग करते हैं, जबकि मौसम संबंधी अध्ययन जैसे बादलों की जानकारी, समुद्र की सतह का अध्ययन, चक्रवात का पूर्व अनुमान आदि हेतु प्रयुक्त अधिकतर उपग्रह ज़्यादातर इंफ्रारेड तथा कुछ हद तक 10 प्रकाश का उपयोग करते हैं। इस कार्य हेतु इस प्रकार के उपग्रहों में विभिन्न प्रकार के कैमरे लगे होते हैं, जैसे पैनाक्रोमेटिक कैमरा, पैन सीधी इस लाइन में अधिक पैन क्रोमेटिक कैमरा का यूज किया जाता है, उसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार का यूज होता है, इसमें पैन क्रोमेटिक कैमरा का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग करने वाले रिमोट सेंसिंग उपग्रहों की मदद से रात के समय में भी पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जा सकता है। भाई सीधी सी बात है, जब वो खुद की लाइट का यूज करेगा तो आप मोबाइल से क्या करते हैं, आप अगर एक बंद कमरे में लाइट में नहीं है उजेला और फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने मोबाइल का फ्लैश जलाते हैं, तभी उस जगह फोटोग्राफी करते हैं ना। चीज़ वही बता रहा है, क्योंकि रात में पृथ्वी औरक्त विकिरण ट्रांसमिट करती है, मैंने आपको बताया, ये बहुत यूपीएससी तक में क्वेश्चन आया था। तो आपको याद रखना कि पृथ्वी, क्योंकि रात में पृथ्वी जो है इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रांसमिट, अधिकतर रिमोट सेंसिंग उपग्रह निष्क्रिय प्रकार के होते हैं, जैसे ऐसे भारतीय उपग्रह कौन से, कार्टोसेट, ओशियन सेट, रिसोर्स सेट। ये कुछ उदाहरण थे मैंने जो लिखे थे यार, इनको लिखने बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज़ यार सपोर्ट करो हमें। देखिए भारतीय सुदूर संवेदन कार्यक्रम प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित है। पहला सुदूर संवेदन आधारित कार्यक्रम 1970 में नारियल पेड़ों की जड़ों को सूखने की बीमारी का पहचान करने के लिए चलाया गया था। पहली बार जो रिमोट सेंसिंग की गई थी, फोटो की गई थी, वो कभी आपसे पूछ ले वनडे एग्जाम में कि किसके लिए पहली बार रिमोट सेंसिंग उपग्रह का यूज कहाँ किया गया था, तो नारियल पेड़ की जड़ें सूखने की बीमारी की पहचान करने के लिए चलाया गया था 1970 में। IRS उपग्रह पृथ्वी पर अंतरिक्ष से नज़र रखते हैं।
तथा भूमि, महासागर, एटमॉस्फेयर, पर्यावरण संबंधित कई पहलुओं के विषय पर व्यवस्थित सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। ये सूचनाएं केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को भेजना तथा जल सुरक्षा, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी प्रणाली, मौसम एवं जलवायु का समझ, प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख और मैनेजमेंट तथा विकास क्रियाकलापों का नियोजन, आपदाओं की रोकथाम तथा मैनेजमेंट व सुशासन के लिए ज़रूरी होता है। इसमें मैंने मतलब किया ये लिखा है कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्यों ज़रूरी है। यार सीधी सी बात जानो, हमारे यहाँ भूकंप आया, कहीं सुनामी आई, कहीं चक्रवात आया, कहीं कुछ हो गया, तो ये जो फोटोग्राफी होती है, क्या आप न्यूज़ में देखते हो ना, इसरो के मुताबिक हमको ये डाटा प्राप्त हुआ, यहाँ से ये फोटोग्राफी हुई, कितने हमारा नुकसान हुआ, कितनी त्रासदी में क्या नुकसान हुई। जो फोटोग्राफी होती है सिर्फ इन्हीं सैटेलाइटों की मदद से की जाती है। और ये लाइन याद रखना कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा था, तो भास्कर-1 था, जिसे 1979 में यूज किया गया था। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रिमोट सेंसिंग उपग्रह, अगर ये याद रखना यार, हमारा भारत कितना आगे है इन मामलों में। देखो पूरे विश्व में हम सबसे ज़्यादा रिमोट सेंसिंग उपग्रह का यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पास ही हैं। कितनी गर्व की बात है यार ये। फिर इसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन देखिए, होने को तो कुछ भी कहीं से भी हो जा सकता है। अगर आप लियो से यूज करेंगे तो मियो से भी करना चाहे तो हो सकता है फोटोग्राफी, जियो से करना चाहे तो हो जाए, पर एक खास जो मतलब कहते हैं ना, एक खास चीज़ जो वहीं से करोगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है, तो इस चीज़ों के लिए लियो बेस्ट है। जैसे कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए अगर बात आ जाए तो जियो का ही ज़्यादातर यूज करते हैं। अब देखिए संचार उपग्रह का उपयोग, संचार उपग्रह का प्रयोग क्या है, आपदा में दूरस्थ, आपदा में कहाँ कहाँ कम्युनिकेशन का उपयोग हो सकता है। डिजास्टर में जब आपदा आ जाए, दूरस्थ संचार मतलब जहाँ बातचीत करना मुश्किल है, वहाँ संचार उपग्रह का उपयोग किया जाता है। डीटीएच सेवा में किया जाता है। टेली एजुकेशन मतलब आप कहीं किसी को बैठे बैठे आपको पढ़ाना, और जैसे अनअकैडमी एग्जाम्पल के लिए कहूँ, हम पढ़ते हैं, दुनिया पढ़ती है, ठीक है। टेली हेल्थ, अब किसी का मान लो ऑपरेशन करना है या कुछ भी करना है, दवाई देना है, तो आप ऑन संचार की मदद से आप उसको घर बैठे आपको उसकी सलाह दे सकते हैं। मौसम का पूर्वानुमान लगाना, चक्रवात का अध्ययन करना, ये सब चीज़ें की जा सकती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट से। संचार उपग्रह पृथ्वी के ऑब्जर्व के प्रति सापेक्ष होता है, मतलब ये यही कहना चाहता था। मैंने आपको जीएसओ में बताया था कि जो है संचार उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष, मतलब मेरे सापेक्ष होगा संचार कम्युनिकेशन उपग्रह, न कि पृथ्वी के सापेक्ष। जहाँ मैं हूँगा वहीं सैटेलाइट दिखेगी। ये पर्यवेक्षक का मतलब यही होता है कि मेरे सापेक्ष, मेरे सामने, जहाँ मैं हूँ मेरे सामने। इस प्रकार के उपग्रह जीईओ जीएसओ में स्थापित किया जाता था। ये विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंडों पर कार्य करने वाले ट्रांसपोंडर वहन करते हैं। ट्रांसपोंडर क्या होता है मैंने आपको बताया था। और ये फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मैं सब आगे आपको वक्त आने पे सब बताऊंगा। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल था। 19 जून 1981 को एरियन 1 नामक प्रक्षेपण प्रणाली से इसका प्रमोशन किया था। यार ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको प्लीज़ याद कर लेना कि भारत का पहला प्रयोग कम्युनिकेशन उपग्रह कौन था, तो एप्पल था। एप्पल का मोबाइल से याद रखना। और कब किया गया था, 19 जून 1981 किया गया था। किस प्रक्षेपण प्रणाली उसके इसका प्रमोशन किया गया था, तो एरियन 1 नाम से। ये प्लीज़ याद रखना। ये नेविगेशन क्या होता है जीपीएस में, मैं आपको कल बताऊंगा, इसका भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो यार प्लीज़ यार, अगर वीडियो अच्छा लगा ना हो तो यार प्लीज़ यार शेयर करो। अगर कोई कमी हो तो बताओ यार, हमारे से कोई कमी रह जा रही हो तो प्लीज़ शेयर करो यार अपने दोस्तों को। प्लीज़ सब्सक्राइब कराओ यार दोस्तों से, प्लीज़ इतना ही सपोर्ट चाहिए आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।